नोटबुक में जाइए. गिव अ लास्ट हेडिंग इन चैप्टर नंबर 2. इट इज कॉल्ड एज strategic analysis. Notebooks chapter number 2, give a last heading. Strategic analysis. This is the last part of chapter number 2. एक आपको ओवरव्यू देते हैं. This will basically include your internal and external analysis. एक तरीके से SWOT जो हमने पढ़ा था. Internal analysis will help you to identify. I want pin top silence now in the class. Strength and weakness. External will help you to identify opportunities and threats. On the basis of this analysis, you will try to select the right strategy. Obviously आपको अलग अलग ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, फिर स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. Then you will try to execute or implement this strategy, and after implementation the last part will be your control or monitoring. This is like your pura entire strategic management का process starts with इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करना. अब देखो बहुत सारे बिजनेसेस ये एनालिसिस बिल्कुल फॉर्मल तरीके से परफॉर्म करते हैं. दे हैव अ सेट ऑफ टीम मेंबर्स. लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक वर्ड बताया था, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. ये आपके लिए शायद एग्जिस्ट कर सकता है, जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिटेल में एनालाइज करके आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ढूंढने का ट्राई करेगा, ताकि वो सोच सकता है कि एज अ बिजनेस फॉर अस what is the right strategy at this given point of time. अब ये सेम एनालिसिस आप अलग अलग एसबीयूज के लिए करते हो, इसीलिए तो आपको बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ाया था, मैकेंजी मॉडल पढ़ाया था, ताकि आप हर अलग अलग एसबीयू के लिए क्या सही स्ट्रेटेजी रहेगा वहां तक पहुंच सकते हैं. एंड देन ऑब्वियसली इट्स अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, एंड देन वेदर द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, वो मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है. यही कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है. बहुत सिंपल सा चीज है, बट उसको बहुत अलग तरीके से, फैंसी तरीके से लिखने का ट्राई करेगा. आई विल हेल्प यू विद अ प्रॉपर समरी, डोंट वरी. बट क्रक्स यही रहने वाला है. डोंट यू थिंक इट्स लाइक द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वेयर आर वी, दैट इज एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करना, उसके लिए स्वॉट एनालिसिस लगाओगे. देन यू डिफाइन वेयर यू वांट टू बी. जो इसमें से मिसिंग है, आप विजन, मिशन वगैरह डिफाइन कर लेंगे. हाउ कैन वी रीच देयर? आइडेंटिफाइंग द राइट स्ट्रेटेजी, उसे इंप्लीमेंट करना एंड इंश्योर करना यू अराइव एट योर कंक्लूजन. वही आपके 5 स्टेप्स को लिख के दिया है. This is also given in a diagrammatic format in your chapter number 2. Can we get started? नोटबुक में जाइए. अंडर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, लेट मी हेल्प यू विद अ प्रॉपर 4 मार्क और अ 5 मार्क आंसर. अगर आपको लिखना पड़े तो आपको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए. अंडर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. एनवायरमेंटल स्कैनिंग और strategic analysis is a natural environmental scanning or strategic analysis is a natural and continuous activity for every business. Natural and continuous activity for every business, comma, some businesses, continuous activity for every business, comma, some businesses may perform
such analysis on informal basis. Some businesses may perform such analysis on informal basis, and some may follow informal basis, and some may follow an appropriately designed framework for the same. Appropriately designed framework for the same. मतलब ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ये एक बाय डिफॉल्ट यू कैन से नेचुरल प्रोसेस है, या एक तरीके से बिजनेस के लिए एसेंशियल प्रोसेस है जो हर बिजनेस फॉलो ही करने वाला है. कुछ लोग बोलेंगे हम एनालिसिस इनफॉर्मल तरीके से करते हैं, कुछ जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स रहेंगे वो शायद ये इनफॉर्मल चीज में थोड़ा रिस्क एसोसिएटेड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सोचिए ना, हर बिजनेस ओनर जो है कहीं ना कहीं अगर अपने कस्टमर से, टारगेट मार्केट से मिलते रहेगा, ये फीडबैक लेते ही रहेगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू लाइक अबाउट द प्रोडक्ट एंड व्हाट यू नॉट लाइक. इट्स नथिंग बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. ये चीज हर बिजनेस में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है. द ओनली गेम इज, कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास कुछ सेट ऑफ लोग हैं जिनका ये काम है स्पेसिफिकली, तो हम बोल देंगे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है. कुछ लोग बोलेंगे हमारे फाउंडर्स जहां जहां ट्रैवल करते रहते हैं वो अपने हिसाब से इनफॉर्मल तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं, बट इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. अब सर इस एनालिसिस का फायदा क्या है, क्यों हमने इसको एक्चुअली यूज करना चाहिए? राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस forces to think about, point number B, strategic analysis forces to think about your rivals, and helps in evaluating existing business plans, to stay ahead in the game. Evaluating existing business plans to stay ahead in the game. मतलब कंपटीशन में आप आगे रहें, इसके लिए आपको वो फोर्स करता है आप कॉम्पिटिटर्स को ढूंढें. याद है क्या एक वर्ड पढ़ाया था, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. इंटेलिजेंटली आप कंपटीशन को कैसे एनालाइज करेंगे? आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड अबाउट योर कॉम्पिटिटर, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे सेल, उनके बारे में अच्छा क्या है बुरा क्या है. मतलब यही स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हम पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, बस हम तब इंडिविजुअल टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे थे, आज कलेक्टिवली वो एक जनरल कॉन्सेप्ट को हम लिख रहे हैं. इज दैट पॉइंट नंबर ए एंड बी क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर सी. Strategic analysis includes the following considerations. Bullet point number 1, evaluating industry and competitive conditions. And number 2, evaluating organizations. Own capabilities. Resources, existing market position, etc. जो पहला वाला आपने लिखा है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट योर एक्सटर्नल एनालिसिस. ब्रैकेट्स में लिख दीजिएगा. उसके नंबर 1 जो आपने लिखा है वो एक्सटर्नल है, एंड जो दूसरा वाला है वो इंटरनल है. You have written 2 considerations. Number 1 was your external and the number 2 one is your internal. मतलब obviously external से opportunities and threats पता चलेंगे and internal से आपका strength and weakness पता चलेगा.
ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट बस आपको लिखवा रहा हूं, अदर देन दिस ये ऑलरेडी आपको बहुत बार रिपीट करके बताया है। ये सेम चीज हमने इंडिविजुअली बहुत बार डिस्कस किया, याद कीजिए। इट्स लाइक स्वॉट एनालिसिस। आप अपने खुद के इंटरनल एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करके खुद के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ढूंढ रहे हो, एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हो। यही कहलाता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कुछ और अलग नहीं है। बच्चों एक ही चीज है, उसके अलग अलग वर्ड्स है। यू कैन कॉल दिस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यू कैन कॉल दिस स्वॉट एनालिसिस, और यू कैन यूज अ वर्ड सिचुएशन एनालिसिस। क्या बोल सकते हो? सिचुएशन। द ओनली थिंग इज स्वॉट में सिर्फ 4 वर्ड्स आएंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सिचुएशन में सिर्फ आज के बारे में बात करेगा, बट जब ये वर्ड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है ना, तो ये बोलता है इसके बाद में क्या। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस गोस बियॉन्ड ऑल दिस। ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बोलेगा इसके बाद में वेयर यू वांट टू बी, हाउ कैन यू रीच देयर, हाउ टू चूज द राइट स्ट्रेटेजी। मतलब इट्स एक्चुअली नथिंग बट एंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ ब्रॉडर वर्ड। स्वॉट एंड सिचुएशनल दे आर मोर लाइक अ नैरो कॉन्सेप्ट, जो कि अल्टीमेटली किसका पार्ट है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का ही पार्ट है। क्या आपको पहले 3 पॉइंट समझ में आए क्या? राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। Strategic analysis will help in identifying entities' strengths, weaknesses, problems, and available opportunities and threats in the external environment. Available opportunities and threats in the external environment. ऑब्वियसली इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मिलेगा। इसके बाद में आप अगला स्टेप, मतलब सर हाउ डू वी चूज द राइट स्ट्रेटजी। देखिए अल्टीमेटली ये दोनों एनालिसिस के बाद में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मिलेगा। सही स्ट्रेटजी के ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करके रिव्यू करेंगे, मतलब मॉनिटर करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस फ्लो? दिस इज सेम एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। बस वो बोल रहा है इसके लिए भी एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए वर्ड उन्होंने क्या दे दिया? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कितने पॉइंट लिखे आपने? 4। राइट डाउन पॉइंट नंबर 5। organization need to identify and evaluate different strategic alternatives. Need to identify and evaluate different strategic alternatives to achieve desired goals and objectives. To achieve desired goals and objectives. To achieve desired goals and objectives. Next point लिखिए. After evaluation, organization will implement the selected strategy and monitor the overall progress. That's it. It's like definition of strategic management you're writing in points. It's just that आपको बस पता होना चाहिए कि वही चीज है, बस वर्ड क्या एनालिसिस ऐड कर दिया है। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, एक बार सारे पॉइंट्स को गो थ्रू कीजिए, फिर आपके मॉड्यूल में जो लिखा है उसे पढ़ के उड़ा देंगे। सिर्फ एक ही चीज बाकी आएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स विद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जो हम डिस्कस कर लेंगे। रीड ऑल दिस पॉइंट्स, विल डिस्कस इन डिटेल फ्रॉम द मॉड्यूल। देन एक बार नोटबुक में पढ़िए जो आपने लिखा है।
सेम। सिंसियरली रीड कर लीजिए एक बार आपने क्या लिखा है। Done? After that, come to your modules, page number 2.3. Let's look at two dabbas, what ICI module has to say. Look at the word strategic analysis. सर हमारा एग्जिस्टिंग विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली हमको पता है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस, इंटरनल एनवायरमेंट का एनालिसिस। ऑब्वियसली external aspect will help you to identify opportunities and threats, internal will help you to identify your strengths and weaknesses। ये एक बेसिक मीनिंग होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, बट रिमेंबर ये स्टार्टिंग पॉइंट है सही सेंस में। इसके बाद में आपको सही स्ट्रेटेजी को ढूंढ करके चूज करना होता है, तो इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा यहां पे इन योर मॉड्यूल्स 2.5। यू विल सी अ बॉक्स स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, टू ब्रॉडर पार्ट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। लेट्स रीड अलोंग विथ मी। इंटरनल में क्या देखने का ट्राई करोगे आप? सर आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस अगर ढूंढना चाहते हो तो आप क्या चेक करोगे? आपके एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया है बुरा है, रिलेटिव कॉस्ट लेवल क्या है आपका आज की तारीख में, हाउ आर योर ह्यूमन रिसोर्सेस। ये सब मुझे हेल्प करेंगे कि सर आप एज अ बिजनेस ऑलरेडी कहां स्ट्रांग है एंड कहां पर वीक है। सर व्हाट आर योर पास्ट स्ट्रेटेजीज एंड करंट स्ट्रेटेजीज, उसमें से क्या सक्सेसफुली रन हो रहा है, क्या सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, क्या कंस्ट्रेंट्स आपके पास में, डू यू हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कंस्ट्रेंट या क्रंच। मतलब ये सब इंटरनल एस्पेक्ट्स मुझे ये ढूंढने में हेल्प करेंगे कि स्ट्रेटेजिकली वेयर आर वी स्ट्रांग एंड वेयर आर वी वीक, ताकि हमें समझ पाए कि मे बी जब स्ट्रेटेजी चूज करेंगे, सुनिए हर बिजनेस के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस हो सकते हैं। द क्वेश्चन इज कैन यू अफोर्ड दैट स्ट्रेटेजी, बिकॉज हो सकता है everyone will like acquiring a competitor, but do you have the resources to acquire that? So you need to understand your existing situation before you make any strategic choice। इसीलिए बोलता है अपना स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढो ताकि आप सोच पाओ मेरे लिए कौन सा स्ट्रेटेजी सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा। ये हो गया आपका इंटरनल एनालिसिस। कम टू एक्सटर्नल एनालिसिस। देखिए कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने के लिए बोलेगा, जिसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी। माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल क्या था? कंपटीशन एनालिसिस ही था। फिर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बोला था, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। व्हाट वाज दैट? जस्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ गुड और बैड योर कॉम्पिटिटर्स आर। देखिए याद है क्या वर्ड? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। याद है क्या वर्ड? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। टोटल प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में एलोकेट कीजिए एंड देन फाइंड आउट कौन से ग्रुप के कंपैरिजन में आपके पास गैप एग्जिस्ट करता है। वो भी कंपटीशन एनालिसिस था एक तरीके से। फिर मार्केट एनालिसिस, टोटल मार्केट का साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, एंट्री बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। देन योर पेस्टल फैक्टर्स, दैट इज पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक। मतलब ये सारे के सारे फैक्टर्स मुझे हेल्प करेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। थोड़ा अगर आपको याद होगा, फाउंडेशन में आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे। एक वर्ड था इवेंट। जब ये इवेंट बार बार होने लगे, इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रेंड, and for a trend identify the issues and expectations and then accordingly you make a strategy। events which are individual incidents, they are called as events। जब ये इवेंट बहुत ज्यादा होने लगते हैं, it represents a trend and वो ट्रेंड को आपको एनालाइज करके समझना पड़ेगा। इस ट्रेंड की वजह से आपके टारगेट मार्केट का एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड आज की तारीख में उनके कंसर्न्स क्या है। तो आपने उन एक्सपेक्टेशन को हिट करना चाहिए एंड कंसर्न्स को रिजॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या हो पाएगा? बराबर हो पाएगा। लाइक जस्ट थिंक अबाउट दिस, यू नो दिस डाइट कोक कॉन्सेप्ट। Do you think it works? I'm asking you. Okay, how many of you still consume this soft drink? कितने लोग कंज्यूम करते हो सॉफ्ट ड्रिंक अभी भी? Be honest, it's okay. डाइट कोक नहीं, नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हो? Okay, how many of you consume the डाइट वाला ऑप्शन? ऐसा कोई है क्या जरा? इतने लोग भी है, दोनों मत, जो मिल गया वैसा हो गया ऐसा। सही टारगेट मार्केट नहीं होता हम लोग एनालाइज करने के लिए। Okay, how many of you
How many if you stopped consuming because you know it is not good for health? How many if you stopped consuming because you know it's not good for health? पर एक बात सोचो, तुम यार मेरे को ऑनेस्ट पब्लिक लग नहीं रहे हैं, तो मेरे को ऐसा बायस पब्लिक लग रहा है थोड़ा सा. मैं नहीं, आई डोंट कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं नहीं पीता बिल्कुल भी. आई डोंट लाइक दैट. आई एम अडिक्टेड टू कॉफी, आई टेल यू ऑनेस्टली. मेरे को बहुत ज्यादा कॉफी कंजम्पशन है, which is also not good. I have a lot of coffee consumption. It is bad, but ये generally during the lectures and all तो और बढ़ जाता है. I'm addicted to this. एक problem है, I'm trying to resolve. पहले it was a tea addiction, then I realized that is not good. Coffee is also not good. So I think green tea consumption पे जाना पड़ेगा धीरे धीरे. But the thing is, in a theory subject, if you are talking for a lot of time consistently, you need any warm liquid to keep going. तो at least गले को थोड़ा ठीक लगता है, manageable लगता है. गर्म पानी टेस्टलेस होता है यार. I'm not kidding. I drink lot of hot water and I lose the taste of water only. मेरे को पानी पीने, मैं तुमको सच्ची बोल रहा है, अभी भी अगर सुरेश को पूछोगे ना, सुरेश को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर पानी मांगा वो गर्म करके पानी देगा, और मतलब पानी का टेस्ट ही खत्म हो जाता है. मैं वेट करता है जब बैचेस वगैरह सब खत्म हो जाएगा ना शांति से, फिर वो जो मटका होता है ना, मटके का पानी पीने का ठंडा, तो एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिलता है. बट अरे उससे बहुत जल्दी गला खराब होता है. तुम्हें मजाक लग रहा है, बट समवन हु टॉक्स अ लॉट, उसके लिए मतलब गला इतनी जल्दी उड़ जाएगा ना, आपको रियलाइज भी नहीं होगा. आप कोई ऑयल का चीज खा लीजिए या आइसक्रीम खाने का ट्राई कर लीजिए, यू डोंट नो हाउ इट विल रिएक्ट. इट्स टफ. सो इसलिए ऐसा रिस्क बिल्कुल लेने का नहीं. चुपचाप जब बहुत ज्यादा लेक्चर चल रहा है, गर्म पानी पीते रहने का, पानी का टेस्ट ही भूल जाने का. So that is one reason. Anyways, what my point is, आप एक चीज नोटिस कीजिए, ऑलमोस्ट टिल इतने सालों से कोको कोला ऐसा ब्रांड फिर भी प्रोडक्ट बेच रहा है, एंड ग्लोबली हैज अ ग्रेट मार्केट स्टैंडिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि आप टारगेट मार्केट को अगर नोटिस करेंगे कभी कभी, हो सकता है फॉर सम टाइम अ ट्रेंड में चेंज, इसीलिए आप डाइट कोक लेके आएंगे, थोड़ा प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली समटाइम्स टू कन्विंस द कस्टमर that जो better version आप सोच रहे हो is still not a better version, because someone who is addicted to a soft drink will still try to consume that same component of soft drink only. अब एक अच्छा चीज बोलता हूं, you know a brand called Heineken. Heineken is a brand for alcohol, and what I liked about them, a new strategy what they came up with, and actually product जब वो launch करते हैं, no, it's a very fancy brand, and they were always famous for their advertisements. इस बार उन्होंने क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू नो डेजिग्नेटेड ड्राइवर कॉन्सेप्ट, यू नो दिस डीडी कॉन्सेप्ट, डेजिग्नेटेड ड्राइवर. सो बेसिकली व्हेन पीपल कंज्यूम लॉट ऑफ अल्कोहल, देयर शुड बी अ पर्सन in western world it's common that on the table they ask who is the designated driver. If this is a driver, the hotel, the restaurant staff will not serve alcohol to them, because they believe this person is going to drive, this person should not consume alcohol at all. So that is called as designated driver concept. तो हाइनिकन के एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे आने शुरू हुए, जहां पे अब वो अल्कोहल तो एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते हैं, बट द बॉटल लुक्स लाइक अल्कोहल. The bottle looks like alcohol and it looks like you are consuming alcohol, but then they say that this is zero alcohol. So there are people, you remember, I think some time back I was talking with people that if you're sitting in a group of 5 people, if everyone is drinking and you are the one who is the odd one out, see, for you, I'm not telling you should drink or not, it's a personal choice, let's not get there. And obviously ये इंसान to इंसान vary करता है, there are religious sentiments involved, there are personal principles, हर किसी का अलग है. मैं business का बात कर रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत कॉमन है that there are certain people who don't want to drink, it's a choice, but they have to sit in certain meetings, in certain networking groups, जहाँ पे it is essential that normally people consume alcohol. Now what does this person do? If you order a watermelon juice, it looks odd. You understand? It looks odd. So what do? You keep drinking water, or you keep drinking soda, or you have Red Bull, which doesn't give wings at all, but whatever it is, matlab, so you can connect with people, you still get to consume something which doesn't have alcohol and still looks like a bottle which can, you know, maybe meet the other people's expectation. So it's more like psychological कि मैं जो सामने बैठ करके नॉन अल्कोहल वाला कोई ड्रिंक भी कंज्यूम कर रहा है ना, that is acceptable and you accept me in the conversation. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तुमको मजाक लग रहा है, दुनिया में नेटवर्किंग उसी चीज पे चलता है, तो आपको अपना मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा ना. सो हाइनिकन रियलाइज्ड a lot of people who are health conscious, they will give up alcohol, and in the West it is picking up. People are becoming vegan, they're giving up alcohol. So if they're doing this, there is a new industry that is picking up.
तो जो अल्कोहल बनाने वाला कंपनी, उसको भी लगता है ना कुछ तो ऐसा बनाना चाहिए जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ट्रेंड में जो बदलाव आ रहा है उसको भी कैटर कर सकता है. I hope you're understanding this. You need to keep analyzing your overall market. It's just that if you're sitting on a big market share, does not mean you're always going to have that number coming up to you. आपको देखना पड़ेगा अगर उनका माइंडसेट बदला तो आपने नया प्रोडक्ट क्या ऑफर करना होगा. So Heineken got that specific advertisement that shows that someone orders a bottle and then say, I'm still the designated driver because I can drink, it doesn't have any alcohol. So sometimes you try to emphasize on the product in such a manner that जो नया टारगेट मार्केट है या जो ट्रेंड बदलने की वजह से किसी का कंसर्न या एक एक्सपेक्टेशन रहेगा, आप उसे रिजॉल्व कर रहे हो क्या. इट शुड बी ऑन पॉइंट. मतलब यू डोंट टॉक अबाउट द बॉटल, यू डोंट टॉक अबाउट व्हाट आर यू सर्विंग, यू टॉक अबाउट इट डजंट हैव अल्कोहल एंड इट इज स्टिल Heineken, that means you can buy. So I am on point what I need to sell. इन सिंपल टर्म्स आपने कॉन्स्टेंटली अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को एनालाइज करते रहना चाहिए, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मिलेंगे. देन इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? चलिए नोटबुक में जाइए, लिखिए एक आखिरी नोट जैसा लिख दीजिए इस चैप्टर के अंदर. दिस इज द लास्ट पार्ट. यस, इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. Issues to consider for strategic analysis. अरे तुम मेरे को इतना परेशान कर देना. Problems to consider for strategic analysis. मतलब challenges क्या है. हर business analyze करना चाहेगा, but still they have certain problems or challenges even in strategic analysis concept. और ये तीनों चीजें बहुत अच्छी ऑब्जर्व करके उन्होंने लिख के दी है. I don't expect एक सेपरेट 4-5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है वो क्वेश्चन आ सकता है. विल यू बी एबल टू मेक अ डायग्राम लाइक दिस? आप ऐसा बना पाओगे? एनालिसिस 2 पार्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल. एक्सटर्नल विल हेल्प यू फॉर अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, इंटरनल विल गिव यू स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. अरे इट्स लाइक दिस. मैंने बनाया ना तुम्हारे लिए, इतना सिंपल था. हाँ मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो ना. परफेक्ट. सर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या कंसर्न्स है, क्या प्रॉब्लम्स है? राइट डाउन. नंबर ए, प्रॉब्लम नंबर 1, strategies evolves over a period of time. Strategies evolves over a period of time. That is, they are influenced by entities' experience. They are influenced by entities' experience. और सही बोल रहा है. ये क्या बोलता है? अब अगर कोई एक न्यू एज बिजनेस है, उसके लिए इनिशियल फ्रंट पे स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही चैलेंजिंग होगा. याद कीजिए, याद है स्ट्रेटजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. प्रोएक्टिव होने के लिए आप क्या बोलते हो? पास्ट में क्या अच्छा चल रहा था उधर जाओ. इफ इट्स ए न्यू एज बिजनेस, आपके लिए जेन्युइनली शायद कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा और बहुत मुश्किल होने वाला है नया प्रोडक्ट या नया बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजाइजिंग करना. इसीलिए वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कॉन्सेप्ट बढ़िया है, but may not be suitable for all cases. If a company doesn't have lot of past experience in the industry, शायद उनके लिए सही स्ट्रेटजी चूज करना बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ये टारगेट मार्केट का थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, एग्जैक्टली कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है. ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा. एक एग्जाम्पल बोलता हूं जो मेरे को आज भी लगता है एक मार्केट है जो ढंग से क्रैक नहीं हुआ. आई फील दैट. Have you heard of housing.com? Housing.com, आपका मैजिक ब्रिक्स हो गया, फिर आपका 910acres.com हो गया. मतलब ये जो वेबसाइट्स है, मेरे को लगता है जब इन्होंने बनाया, इन्होंने क्या सोचा कि लो, सुनो ना यार, जब उन्होंने ये वेबसाइट्स बनाए तब उन्होंने क्या सोचा? वी विल बिकम अ एग्रीगेटर. Anyone who wants to give their house for rent, can they put it like this? किसी को अपना हाउस बेचना होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचना होगा, वहां पे लिस्ट कर देगा. बट एक्चुअली इन इंडिया रियल एस्टेट एक्विजिशन हो गया या रेंटल के लिए आपने रियल एस्टेट लिया होगा, ये अभी भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एजेंट्स के थ्रू होता है. इट इज वेरी वेरी कॉमन. बाकी कंट्रीज में भी होता है, हम डिसएग्री नहीं करते. प्लस इतना इंफॉर्मेशन, जैसे आपने प्लेटफॉर्म बनाया, जस्ट इमेजिन पीपल अक्रॉस इंडिया विल पोस्ट सो मेनी लिस्टिंग्स. अब वो लिस्टिंग सही है नहीं है ये चेक कैसे होगा? क्योंकि आप रैंडमली कोई भी पिक्चर उठा के डाल सकते हो और आपको बोलेंगे ये मेरा घर है, मैं बेचना चाहता हूं, and I'm going to charge 10 crore rupees for this. This is the contact number to contact. What is the guarantee वो एक्चुअल लिस्टिंग बराबर है कि नहीं?
इसको इंप्रूव करने का बहुत ट्राई किया। ओरिजिनली जब शुरुआत किया था सिर्फ प्रॉपर्टी का बेसिक डिटेल आता था, पिक्चर्स भी नहीं आता था। हाउसिंग.com ने पिक्चर्स हो गया, वीडियोस ऐड करवाना शुरू किया रेस्पेक्टिव ओनर का। अब आप नोटिस करेंगे आज की तारीख में जो थोड़ा बहुत भी इस मॉडल को क्रैक कर पाया है, पैसा कमाने का मॉडल बिल्ड कर पाया है, वो है आपका मैजिक ब्रिक्स। मैजिक ब्रिक्स क्या करता है? एक्सक्लूसिव ऑप्शन देता है। मतलब मैजिक ब्रिक्स अपने एम्प्लॉई को भेजता है आपके लिस्टिंग को, जो आप लिस्टिंग डालना चाहते हैं उसके लिए एक्चुअल पिक्चर्स लेने के लिए, एग्जैक्ट डिटेल्स पिक करने के लिए, एंड इसके लिए आपको साइन अप करने के लिए बोलता है। बट जस्ट इमेजिन आप एग्रीगेटर बन के भी एडवर्टाइजिंग के अलावा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। जोमैटो ने मॉडल बाद में क्रैक कर लिया बिकॉज लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दिया। बुक बाय शो, लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीदना शुरू कर दिया। मतलब जस्ट इमेजिन बाकी बिजनेस इवॉल्व हो गए, और कुछ बिजनेसेस अगर मैं नोटिस करता हूं ना, जो 12 साल पहले थे आज भी सेम कंडीशन पे है। मतलब उधर से ट्रांजैक्शंस के नंबर अभी भी उतने इंप्रूव हुए नहीं है, ऑल्दो दे ट्राई देयर सिग्निफिकेंट बेस्ट कि हम इसके थ्रू कन्वर्ट करने का ट्राई करें, बट वेरी रेयरली ट्रांजैक्शंस एक्चुअली गेट्स एग्जीक्यूटेड। सो समटाइम्स हो सकता है बिकॉज व्हेन यू एंटर इन द इंडस्ट्री, आपने क्या सोचा होगा इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, ये करना चाहिए अपन ने। When you enter, you are very aggressive, you are very excited, but when you realize कि नहीं इसमें एग्जीक्यूशन बहुत ही मुश्किल है, तो आप डिसऑर्डर हो जाओगे। इसीलिए आधा बिजनेस बंद भी हो गया। आपका हाउसिंग.com एंड ऑल का एक जमाने में फंडिंग बहुत अच्छा था, ड्राई हो गया पूरा का पूरा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसा होता है तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा, मे बी इनिशियल फेजेस में शायद आपके पास में अगर एक्सपीरियंस नहीं तो सही स्ट्रैटेजी डिसाइड करना क्या हो सकता है मुश्किल, बिकॉज स्ट्रैटेजी जनरली इवॉल्व करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोर यू आर इन द बिजनेस, मोर यू अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर्स वांट, एंड देन स्लोली यू इंप्रूव योर बिजनेस का मैकेनिज्म। सिमिलरली योर अर्बन कंपनी ओरिजिनली वाज कॉल्ड एज अर्बन क्लैप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड जो उनका ओरिजिनल जो मॉडल था वो अच्छा नहीं था। इट वाज आल्सो अबाउट रिव्यू, आप वहां से सर्विस रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, बट कंट्रोल्स बहुत बढ़िया नहीं थे, वो कंट्रोल्स को बहुत इंप्रूव करना पड़ा। अनदर क्लासिक एग्जांपल जो मेरे को लगता है जिसने सिग्निफिकेंटली पहले बिजनेस किया, लॉसेस इनकर किए, फिर समझ में धंधा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ज़ूम कार। ज़ूम कार का ओरिजिनल मॉडल क्या था? दे यूज्ड टू ओन द कार्स। वो बोलते थे उनके पास गाड़ियां हैं, तुम बताइए तुमको किस शहर के अंदर किस लोकेशन से कार पिक करने का है। नाउ इट्स अ वेरी कैपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस, और लोग एक्चुअली गाड़ी को कैसे भी यूज करेंगे, तो आपके लिए रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, ये रन करना एंड देन उसका पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। फिर बाद में समझ में आया एक्चुअली में बहुत आसान मॉडल होगा एग्रीगेटर मॉडल, खुद की गाड़ी खरीदना ही नहीं चाहिए। इट्स लाइक बिकमिंग उबर, wherever you have a spare car in any city, just put your car, you become a host. It's like Airbnb को copy paste कर दिया, but Airbnb में घर है, इसमें कार है। You understanding this? So क्या strategy evolve होता है कि नहीं होता है? So I'm just trying to say, हो सकता है Zoom car was Sequoia funded once upon a time, कि आप $1 billion वैल्यूएशन के बैकअप के साथ जा रहे हो, फिर भी आपका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को अभी भी लगता है योर क्रेड हैज नो बिजनेस मॉडल। उन्होंने बोला एक अच्छा ऐप बनाते हैं, पहले थोड़े रिच लोगों को लेके आते हैं कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट यहां से करो, फिर सोचेंगे धंधा क्या करने का है। मतलब उनके पास मेरे हिसाब से देयर इज द ओनली स्ट्रेटजी इज दैट विल मेक अ स्ट्रेटजी आफ्टर सम टाइम। सो इट इज एब्सोल्युटली राइट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस थियोरेटिकली इज वेरी नाइस, बट इट विल इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 2। Strategic analysis requires consideration of both internal and external factors. Consideration of both internal and external factors, comma, in many industries, comma, in many industries, balancing these factors and making right strategic decision, in many industries, balancing these factors and making right strategic decision may be challenging. Since each factor may be challenging, since each factor will impact business differently, since each factor will impact business differently. अब वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई ये एनालिसिस में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को देखना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करके सही डिसीजन लेना
साउंड्स वेरी इजी बट ट्रस्ट मी इट इज द टफेस्ट पॉसिबल डिसीजन. आप अगर ये एनालिसिस कर भी लो, एक सिंपल चीज सोचो ना यार, मतलब मैं नहीं तुमको परेशान करना चाहता हूं. आज तुम्हारे लिए टफ क्या है ये सोचना कि भाई कैसे पढ़ के पास हो जाऊं. चलो हो गया. अगला स्टेप में प्रॉब्लम क्या आएगा, कितना आर्टिकलशिप करूंगा. उधर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये वाला ऑडिट या टैक्स या एडवाइजरी वैल्यूएशन, ये करो वो करो, दुनिया भर का प्रॉब्लम. और जितना तुम सोशल मीडिया और लिंक्डइन पढ़ोगे उतना तुम्हारा दिमाग और खराब होते जाएगा. बिकॉज योर ब्रेन इज स्पॉइल्ड बाय चॉइसेस. डू यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, चलो मान लो तुम वो भी सेल कर लेते हो कैसे भी करके. फिर तुम्हारा दिमाग पता है मेरे को 6 एग्जाम लिखने का, पास करने का है. ओके डन. अब इसके बाद में क्या, अब नहीं पता वापस क्या करने का है. इट्स अ प्रोसेस. रिमेंबर, someone who has a good family business will not want to join that. Someone who doesn't have that will cry, I don't have a business. I'm sharing the reality. It's going to be everyone's problem. ये natural है. तो इसीलिए बोलना आसान है, स्ट्रेंथ ढूंढ ले, वीकनेस ढूंढ ले, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एंड देन व्हाट? How do you make a decision? Because there are going to be so many alternatives. Making that choice is the toughest call. And that's why they say strategic analysis tells you that there can be alternatives. But ultimately decision about right alternative or wrong alternative has to be taken by someone. वो तो एनालिसिस क्या बोलेगा, ये सिचुएशन है, अब डिसीजन तो तुमको ही लेना पड़ेगा ना यार. वो डिसीजन लेना हर बार आसान नहीं होता है, कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स. एंड रादर आई टेल यू व्हाट, मैं वापस से बोल रहा हूं ये बात, कभी तो बोला होगा, जिसका दिमाग ज्यादा एनालिटिकल है उसको ज्यादा प्रॉब्लम है. Someone who believes I can analyze more, you will never be able to decide because you will keep analyzing. I've gone through that, so I'm telling you. If your brain thinks कि मैं हर बार बेस्ट है, इसमें ढूंढूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, इसमें अच्छा क्या, उसमें बुरा क्या, इसका आगे इंपैक्ट, जितना ज्यादा सोचेगा उतना प्रॉब्लम आएगा. रादर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स व्हिच आल्सो सेज someone who doesn't analyze more always does better because that person doesn't have any option. After choosing you have to maximize it, there is no other way. आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है. जेन्युइनली बोल रहा हूं. I think I heard it from someone, if not Deloitte का once upon a time CEO Puneet Ranjan. He did not go to Harvard, Stanford or Wharton or any Ivy League. Like when we choose a college also ना, अगर तुम में से कोई MBA के लिए जाएगा इंडिया में, if you don't go to IIM ABC, if you don't go to ISB, life is bad. So, like for example, if you don't have so many marks, life is bad. If you don't get a big 4. आज एक बच्चा है यार मेरे पास कम से कम 5 दिन से बैक टू बैक आ रहा है. 5 days, आज 5th डे था. मतलब मैं जेन्युइनली किसी पे गुस्सा नहीं होता है, आज पता नहीं कुछ अलग ही चल रहा था कि मेरे को हर किसी पे गुस्सा आ रहा था. होता है कभी कभी ऐसा, तुमने शायद परेशान किया होगा ऐसा लगता है मेरे को. 5th डे वापस आया, मैंने उसको 4 दिन से रोज सीवी में गलतियां निकाल के दी है. हर दिन मैं उसको बोला प्लीज समझ मेरा बात, तूने तेरा सीवी भेजा है, किसी ने रिजेक्ट किया है. बोला नहीं सर, कोई मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर ले मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. अरे मैं बोल रहा हूं उसका पहला स्टेप में रिजेक्ट हुआ है. आई सेलेक्ट यू फॉर इंटरव्यू बिफोर looking. I cannot decide that without looking at your CV. His CV says my objective is audit also, tax also, financial management also. But Big Four's work on a simple criteria. It's departmentalization. You write objective about a department. You don't know how to format it. घटिया वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग किया हुआ है. ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी नहीं, क्योंकि किधर से कॉपी पेस्ट किया है. अरे भाई, you if you don't put in effort, see what is representing you on a table, your CV. You don't even know what you've written there because you just did Control C Control V and you believe सामने वाला इंटरव्यू मेरे को, अरे वो इंटरव्यू बुलाएगा क्यों तेरे को जो बेसिक एफर्ट डालना था वो तो तूने एफर्ट डाला ही नहीं. इंसान में एक्सेप्टेंस नहीं आता है. मैंने क्या बोला, इट इज ओके, दीज आर द मिस्टेक्स, यू नीड टू वर्क ऑन दिस. बोला नहीं सर, उसने मेरे को अरे people don't accept sometimes, and ऐसा आपके साथ भी हो सकता है. that is okay, it's a natural process, but the thing is आपने अपने आप को ये बोलना है, if I'm not getting something right now, maybe I'm not ready for this. आपको थोड़ा इंप्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए. आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो दैट कोई चीज आप में भी लैक करती होगी ना यार. आप क्यों ऐसा वेट करते हो कोई मेरे को एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बना के देगा, यू लैक हियर 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 हियर, देन ओनली आई विल एक्ट. सेल्फ एनालिसिस भी तो कर सकते हो ना. इसीलिए बिजनेस के लिए भी सेम प्रॉब्लम है. आप कितना भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर लीजिए, डिसीजन मेकिंग बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज यू कंसिडर सो मेनी फैक्टर्स. जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये देखना बहुत आसान है. इंडिविजुअल लेवल पे मेजॉरिटी पीपल कैन नॉट मेक दिस डिसीजन इवन आफ्टर क्वालिफिकेशन. उन्हें करना क्या है, एंड दैट इज ओके. बिकॉज इफ यू आर रियली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग कि मैं यही करूंगा, तो शायद मे बी यू आर मिसिंग आउट समथिंग एल्स.
So you have to always find a way out and go with the flow. You need to just see, you need to be aware कि मेरे आसपास क्या चल रहा है. Be little mindful of things, and then if you get an opportunity, nice. If you don't get an opportunity, don't cry. Try to create more. Notebook पे जाइए, write down problem number 3. Business environment is highly dynamic and uncertain. Business environment is highly dynamic and uncertain. For example, local economies may go through a recession, comma, technological advancements, recession, comma, technological advancements, comma, boom, boom recession, comma, boom, or globalization, Therefore, it may be difficult to strike a balance. Between the environment and the strategy. Strike a balance between the environment and the strategy. मतलब ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अनसर्टेन और डायनामिक है. देयर आर गोइंग टू बी चेंजेस, एंड ये इकोनॉमिक चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे चेंजेस हो सकते हैं, इट कैन बी द चेंज इन माइंडसेट ऑफ कंज्यूमर्स ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से एक सही स्ट्रेटेजी बनाना और हर बार उसको बोलना इट इज इन लाइन और इन बैलेंस विद हाउ द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वर्किंग, ये शायद बहुत मुश्किल रहेगा. बेसिकली बोलने का ट्राई कर रहा है एनवायरमेंट डायनेमिक है, बदलते रहेगा, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, हर स्ट्रेटेजी हर सिचुएशन में परफेक्टली फिट नहीं हो सकती है. तो कितना भी एनालिसिस कर लो, स्टिल योर कंक्लूजन कैन गो रॉन्ग. These are the challenges or problems that you should consider while performing which analysis? Strategic analysis. Is that clear to you? This is meaning and understanding of strategic analysis and the problems. आपको जब समय मिले आप पढ़ लीजिएगा. मैंने सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को पिक करके लॉजिकल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके आपको लिखवा दिया है. आइए आपके मॉड्यूल्स में आखिरी एक चीज जो लिखना नहीं है हमको, you should just know. 2.6. You will see a heading, strategy and business environment. याद है क्या? Business environment is highly dynamic. It keeps on changing. There are a lot of internal and external factors हैं. सब आपको ऑलरेडी पता है. थोड़ा आपको याद है क्या? अच्छा बिजनेस एनवायरमेंट को समझा तो फायदा क्या मिलेगा? ये याद है कि आपके थोड़े से एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट बीसी के चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड पेज पे था. ये सर आप अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को डिटरमाइन कर पाएंगे. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का फायदा क्या है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को डिटरमाइन कर पाएंगे, आपको ग्रोथ का बढ़िया डायरेक्शन मिल जाएगा, आप कंटिन्यूअसली चीजों को सीखते रहेंगे, रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगा. एग्जांपल भी सेम है, अगर थोड़ा बहुत भी गलती से पढ़ा होगा तो. एग्जांपल याद है क्या? कैप्टिव कंजम्पशन वाला. कैप्टिव कंजम्पशन, अरे एक कंपनी बोलता है जो हम इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं वो हम खुद जनरेट करते हैं एंड वी यूज दैट ओनली फॉर आवर ओन बिजनेस. सो वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट्स फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. कैप्टिव कंजम्पशन मतलब सेल्फ कंजम्पशन. तो ये दुनिया के सामने एक अच्छा लेट्स से स्टेटमेंट क्रिएट करेगा दैट हम आपके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. वट एवर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग वी आर सेल्फ सफिशिएंट. मतलब ये ESG नॉर्म्स के लिए पॉजिटिव साउंड करेगा. एंड लास्ट वन, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर एनालाइज करोगे तभी आप कंपटीशन को बढ़िया से डील कर पाएंगे. ये सेम चीज 5 पॉइंट BCK में थे. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. 2.6 पे जाइए. ये जो पॉइंट नंबर 6 है यहां ब्रैकेट्स में लिख दीजिए, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट.
advantages or benefits of understanding business environment. Advantages or benefits of understanding business environment. तुम सच्ची में जो पढ़े वो भूल जाते हो एक आध साल के बाद में? तुमको ये भी याद नहीं है एबीसीके में था? कैसे भूल सकते हो यार? वर्ल्ड में वर्ल्ड मैच होगा ये। अरे वो एग्जाम्पल भी सेम है, कैप्टिव और ब्रांड दिख रहा है क्या? फिर ये याद है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेसिएटेड। इट इज सेम, वही समरी लिख के दिया उसने। इट इज लिट बिकॉज बच्चों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला चैप्टर यही था, उन्होंने वहां से हटा के बीसीके में चैप्टर बनाया, फिर अभी सब्जेक्ट डिलीट हो गया तो उसको वापस वहां पे कहां लेके आ गए? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लेके आ गए। सेम आप जो अभी पढ़ के डिस्कस किए थे, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग ही लिख रहे थे आप। दैट इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अरे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल से पता चलेगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। ये देखो इवेंट, ट्रेंड, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। कंपोनेंट्स में देखो इंटरनल, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो विल बिकम योर पेस्टल। सब सेम है, पूरा चैप्टर ही उस पर बना है। समझा क्या? एक काम करें, एक आध क्वेश्चन देखिएगा इस चैप्टर के ऊपर। हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर नंबर 2 इज डन। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कम बात करो यार। न्यू सिलेबस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सिंसियरली पढ़ो, तुमको फायदा होगा। तुमको मजाक लग रहा है, तुम जानते नहीं हो आईसीआई को एफएम में ऐसा उड़ा रहा है ना आईसीआई लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से। जेन्युइनली बोल रहा हूं, आई एम श्योर अभिषेक सर ने तुमको बताया भी होगा। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में तो लोगों को 15-15, 20-20 नंबर भी आए थे। इतना बजाया था एफएम के अंदर, तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये आपको मदद करेगा पास होने में। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, तुमको ऐसा लग रहा है अभी, बाद में पेपर देखने के बाद समझेगा। हाँ, जिसके लिए थ्योरी एक नाइट वेनर लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, उसके लिए शायद एफएम सेवियर हो जाए, बट देन इट्स सब्जेक्टिव बिकॉज द वे आईसीआई's वे ऑफ आस्किंग इज चेंजिंग। और अगर एफएम में भी थ्योरी पूछ लिया बहुत ज्यादा, कोई गारंटी नहीं है ना, उसने नहीं बोला ना कि मेरे को प्रैक्टिकली पूछने का है। व्हाट इफ दे एंड अप आस्किंग थ्योरी देयर आल्सो, एंड देयर यू मे नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर थ्योरी एट ऑल, बिकॉज इन जनरल एफएम में थ्योरी पढ़ने का अप्रोच ही नहीं होता है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दिस, बट आईसीआई का अप्रोच अपने को क्या पता ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसीलिए आप इसको इतना लीनियंटली मत लीजिए। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट का एक अच्छा बात है, जो इसको ढंग से पढ़ ले और 2-3 बार ढंग से रीडिंग कर ले और मे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो सकता है मार्क्स स्कोर करने के लिए, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा सरप्राइज या शॉकिंग आ ही नहीं सकता है। एवरीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पेपर। यू विल नो रियली वेल क्या क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम ये रहेगा तुमने पढ़ा नहीं होगा और तुमने ढंग से एक आध बार लिखा नहीं होगा। दैट इज द ओनली चैलेंज यू कैन हैव। अदरवाइज दिस सब्जेक्ट का पेपर इज हाईली प्रिडिक्टेबल। आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, डोंट वरी, दैट इज माय जॉब, मैं काम करके दूंगा, बट स्टिल आपने अगर सफिशिएंट एफर्ट डाला तो यू विल रियलाइज दिस कैन हेल्प यू टू रियली स्कोर मार्क्स, एंड ऑब्वियसली स्कोरिंग मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम में दोनों ग्रुप लिख रहे हैं तो आपको पता नहीं ना कौन सा पेपर खराब हो सकता है आपके लिए यार। द बेस्ट पेपर, आज एक बच्चा के गया था यार, उसको 197 या 196 आया, बीजापुर से एक बच्चा आया था अभी ग्रुप 2 के अंदर। उसका सबसे बुरा पेपर जो था वो एडवांस अकाउंट्स था, 59 आया उसमें। ऑब्वियसली उसका ग्रुप 1 पास हो चुका था तो उसके एग्जामिनेशन से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, ही डजंट हैव टू राइट। बट उस पेपर के बाद में उसका इतना मूड ही खराब हो गया कि उसने बाकी 3 पेपर में पढ़ाई नहीं किया। So, वापस से बोल रहा हूं, यू आर अपियरिंग फॉर अ पेपर दैट requires a different level of preparation, not in terms of number of hours, mental preparation, because sometimes जो आपको सबसे बुरा पेपर लग रहा है, हो सकता है वो इंडिया लेवल पे एक्चुअली में चैलेंजिंग हो, और हो सकता है मे बी जो आप लिख रहे थे वो एट पार है और या एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही है, बट आपको बुरा लग रहा होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट बता हुआ 3 पेपर तुम्हारा खराब हो सकता है। वो पता बार बार एक ही बात बोल रहा था, अगर मैंने जेन्युइनली वो दिन भूल गया होता कि भाई वैसे भी मेरे को अगले एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा तो एडवांस अकाउंट्स लिखना ही नहीं है, बट आई कुड नॉट गेट ओवर दैट फैक्ट कि मेरा अकाउंट इतना बढ़ गया है, फिर भी मेरे को एडवांस अकाउंट्स पेपर इतना टफ गया, मैं बाकी 3 पेपर के लिए पढ़ाई नहीं कर पाया। माई ब्रेन कैन नॉट एक्सेप्ट इट
that how can I do this? And it's possible because sometimes when you keep a lot of expectations on yourself, it can happen. And trust me, sometimes it's difficult to accept that how can I behave like this? But we all are human beings. इसीलिए बोल रहा हूं, आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे बैंक मत करो. ये मत सोचो कि इधर ऐसा होगा तो ही ऐसा होने वाला है. डू नॉट गो विद दैट प्लान because you never know. The best what you are thinking can be the worst paper. And that is ICAI famous for. Remember, they're actually famous for that. कि जो आदमी को सबसे आसान और लॉजिकल लग रहा है, एक टाइम था, फैक्ट बता रहा हूं, getting a exemption in tax was very simple. मतलब it was a proven fact. When I was studying in my PCC time, final time, लोगों को DT से डर नहीं लगता था because predictable questions थे, पैटर्न सबको समझता था. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड. टुडे इट इज अ नाइटमेयर. मैं फैक्ट बता रहा हूं, और ये आज का बात नहीं, लास्ट 4-5 साल का बात बोल रहा हूं. ट्रेंड हैज चेंज्ड, देयर वे ऑफ आस्किंग हैज चेंज्ड. मे बी लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव गिवन रिकमेंडेशन जिसकी वजह से पेपर का पैटर्न ही बदल गया और आप जेन्युइनली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते. वो डेंजरस सब्जेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ आईसीआई's वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. अरे आज के सच्ची में 8 साल पहले तुम अगर मेरे को ऑडिट बोलोगे ना, मैं तेरे को एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना के दूंगा. पेपर में क्वेश्चन भी सेम होते थे, कोई मतलब सरप्राइज एलिमेंट ही नहीं था. तुम 70-80 मार्क का पेपर प्रिडिक्ट करके जा सकते हो. लोग सिलेबस पढ़ते ही नहीं थे, प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ते थे आईसीआई का जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं. आज तुम करके जाओ, एक भी नहीं आएगा. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिजास्टर बिकॉज एवरी टाइम दे आस्क अ न्यू क्वेश्चन. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, नए सिलेबस में तो मैं आपको बोल ही रहा हूं थियरी में बार बार, इट्स गोइंग टू बी न्यू. लिटरली द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. दैट इज व्हाई give equal emphasis and focus to every subject, whatever you like, whatever you don't like, because you don't know what may work really well in your attempt. Understand that. And आप predict नहीं कर सकते हो, इसीलिए don't just follow a path कि नहीं मेरे को तो इधर ही ऐसा करने का है जिसकी वजह से मैं एक ग्रुप पास होगा. Do not think about that. Do not. I'm telling you again and again. Last few days are remaining, so I'm telling you, ये thought process गलती से भी है तो delete कर देना. हर सब्जेक्ट का सिंपल अप्रोच रखना. यस, एनी सब्जेक्ट कैन बी ए कंटेंडर. जो मेरे को एडिशनल 10-15 मार्क देखा, क्योंकि आप में से मेजोरिटी लोग दोनों ग्रुप लिखने वाले हैं. सेट ऑफ कैन बी हेल्पफुल बिकॉज देयर कैन बी अ बैड डे. यू माइट बी वेरी गुड विद अ सब्जेक्ट बट स्टिल यू डिड नॉट स्लीप प्रॉपरली ओवरनाइट एंड योर ब्रेन मे नॉट वर्क नेक्स्ट डे मॉर्निंग. एंड वर्स्ट, इफ दैट इज कॉस्टिंग, योर ब्रेन विल गो फॉर अ टॉस. यू हैव नो क्लू हाउ डज दैट फील. तुमको उस दिन हेडेक फील कैसा होता समझ में आएगा, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा सेम क्वेश्चन 5 और पढ़ने के बाद में. मैं फैक्ट बता रहा हूं. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज वी हैव स्टोरीज फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वी हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. इसीलिए हर सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए प्रिपरेशन करना. यू डोंट नो विच वन विल हेल्प यू एक्चुअली वेयर. इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज दैट इज डन इन द क्लासरूम, that after exam now your knowledge appreciation will take place. Now it's the race about passing that examination. For that, have a balanced approach. Is that clear? Chaliye, let's read a question. Suresh Singhania is the owner of agri-based private company in Sangrur, Punjab. Okay, his unit is producing puree, ketchups and sauces. Okay, while its products have significant market share in the northern part of the country, the sales are on decline in the last couple of years. He seeks help of a management expert who advises him to first understand the. मैं आपको बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन में ही चुपचाप आंसर रहेगा. वो मस्त एक हेडिंग पिक करके दे देगा जिसमें पूरे स्टोरी का कोई रेलेवेंस ही नहीं होगा. एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. बताओ जरा क्या स्टेप्स होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से. नोटबुक में जाओ, लुक फॉर अ हेडिंग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं था उस कॉन्सेप्ट में. मैं तुमको बोला था ये बहुत बेसिक लेवल का है. दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन. आई स्टिल मेड यू राइट दैट आंसर. आई फील दैट. यार एक बात सोचो, जेन्युइनली बोल रहा हूं एंड आई रियली मीन दैट. मेरे को ना एक्चुअली में कोई मेरे को पर्सनली पूछेगा, टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, टीचिंग अबाउट बिजनेस,
that will be my first choice. More than this, I'll tell you. Talk about IT would have been my preference number one. Personal favorite if you ask me. अगर एक 3 कॉलम रखे हुए हैं और कहीं पर भी अगर वो टेक के बारे में लिख रहा है, मेरा पहला दिमाग वो पढ़ने के लिए जाएगा. सेकंड बिजनेस के बारे में और थर्ड कंप्लायंस के बारे में. About my personal choice, I'm telling you. If given an option, I will never ever tease a subject from a book. Never ever. I will never even open a book. I will probably make beautiful PPTs. I'll invite you over the floor, make you, think about a challenging case study. But that is not how you can pass. Understand? Remember, I am a teacher, but at the same time, I also have an obligation. That you are sitting here with one more objective. You want to learn, that's okay. I understand that. But you all know at the back of your mind that you need to pass also. If I follow a approach which just fulfills what I like, but doesn't fulfill your objective, I'm still doing something wrong. I'm telling you my principles. तुमको क्या लगता है ये चीज मेरे को लिखाने में कोई मजा नहीं? Do I enjoy making you write? मैं मेरा कॉफी पी रहा है, तुमको लिखवा रहा है मस्त आराम से. Do you think this is my fun activity? You think that, but I'm telling you it's not. Not at all. मतलब given an option, I will be a different person. But I don't have an option. And I'm okay with that. It's my choice. I decided that I will teach this course. I decided that I will teach these subjects. No one forced me that you have to. It's a choice. When you make a choice, respect that. So when I'm telling you, it is an expectation of ICAI. आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा उनके जैसे सोचना है. You will pass. And then after that, I understand. मैंने नहीं बोलना चाहिए that पास होने के बाद जिंदगी में जो करना है कर लेना. Okay. मेरे को पता है अच्छा नहीं साउंड करता है, but option क्या है? In a country like India currently, no criticism. Will they hire you without a qualification? No. It just sounds nice in an article. They will not hire you. But with qualification, skills are required. हाँ, that is expected. लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं इंडिया में, फिर सोचते करना क्या है. ये जोक सुना है आपने? वो सच है. It sounds funny, but it is very hurtful. Because someone has spent 4 years passing different semesters and thinking मैंने क्या करना चाहिए. अपने को मजाक लग रहा है, but actually में बहुत मुश्किल हो सकता है किसी के लिए. तो जब आपको पता है ये इकोसिस्टम ऐसा है, तो उसको रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. इसीलिए बोला था बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस है जो होमवर्क में दिया है. मैं जानता हूं आईसीआई का क्वेश्चनिंग कैसा है, इसके लिए और कोई अप्रोच सही नहीं है. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. ये अच्छा है बुरा है हम इसको आर्ग्यू करते ही नहीं है ना यार. वापस आपको ये सब बोलने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है. आने वाले 3 महीने में हर 15 दिन 20 दिन के बाद में देयर विल बी सेल्फ डाउटिंग. एंड वेन एवर अ सेल्फ डाउट विल कम, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, नेचुरली एक सेल्फ डिफेंस होता है. कॉन्सेप्ट ही घटिया है, मैं क्या करूं? यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं तो ट्राई कर रहा हूं ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है. नेचुरल डिफेंस ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तब मैं बता रहा हूं, आर्ग्यूमेंट मत करना, दिमाग को शांत करना, पानी पीना, सो जाना उस दिन नहीं हो रहा है तो, और चुपचाप नेक्स्ट डे उठ के वापस वही करना जो तुमने चूज किया और सही है. वो आर्ग्यूमेंट करके कुछ होने वाला नहीं है. किसी से भी आर्ग्यूमेंट करके फायदा नहीं है, और सोशल मीडिया पे लिख के भी फायदा नहीं है. समझा क्या? यू कैन नॉट चेंज इट टुडे, सो डोंट आर्ग्यू अबाउट इट टुडे. द डे यू बिलीव यू कैन चेंज इट, आर्ग्यू अबाउट इट. इज दैट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. कुछ नहीं, आसान सा है यार. आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द आज भी रिवाइज कराया था. चलो पढ़ो आंसर. सर लग रहा है क्या कुछ लिखा है तुमने? लिखा तो हो गए तुमने 5 स्टेप्स. आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ योर कॉम्पिटिटर, उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर. मतलब डिसीजन लो इसके बेसिस पे. प्रॉपर आंसर लिखा के दिया कि नहीं लिखा के दिया? सिंपल सा अप्रोच फॉलो करो. कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है यार. एक एवरेज इंसान थोड़ा दिमाग लगाए ना, उनके आंसर मस्त क्रैक कर सकता है. कुछ भी नहीं है. समझा क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 2. Number 2, read this. Okay, just one more heads up. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था. जिधर तेरे को समझना पड़ेगा वो पूछना ये चाहता है. बाय द वे ऐसा एक ही क्वेश्चन आज तक का, अगर मैं ओल्ड सिलेबस का पैटर्न देखूं तो ऐसा एक ही क्वेश्चन आता था. बाकी क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट.
बीसीजी मॉडल के अंदर 4 स्ट्रेटजीज क्या है, डायरेक्ट दिमाग का अप्लाई एप्लीकेशन का जरूरत ही नहीं है। मेरे को बस इस बार से फीलिंग है उनके मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब इस बार से शायद पूरा 35 मार्क ऐसा होगा जिधर तेरे को 35 क्यों, क्योंकि 15 मार्क का एमसीक्यू है, उधर तेरे को ये सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक चाहता क्या है। तो अगर ऐसा हुआ ना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, बिकॉज एवरी स्टोरी विल ट्राई टू टेक यू इन अ डिफरेंट पाथ, बट अल्टीमेटली उसने उसको पूछना बहुत स्पेसिफिक चीज है। उस तेरे को बस क्या ध्यान रखने का है, स्टोरी पूरा पढ़ना है, उसके अंदर ऐसा कुछ है क्या जो मेरे को किसी रिस्पेक्टिव चैप्टर से मैच होता है, वो हेडिंग के आसपास का जो कंटेंट है मेरे को वो लिखने का है। इज दैट क्लियर टू यू? चलो नंबर 2, इको कैरी बैग्स और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग and trading company has seen a potential in the ever growing awareness around hazards of plastics and positive outlook of society towards recycling and reusing plastic। प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो सेंटेंसेस से तेरे को ऐसे डायरेक्शन में लेके जाता ना कि तेरा दिमाग सब्जेक्ट से दूर जा चुका होता है पूरा, फिर तेरे को लगता है शिट सडनली मेरे को आना है, सोचना आंसर क्या लिखना है। दैट इज द ओनली चैलेंज। अ मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग आर पेपर बैग्स and old cloth bags. Even though they are costlier than recyclable plastic bags, they are being welcomed positively by your consumers. Identify and explain that the competition from paper bag and old cloth bag falls under which category of माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। कहना इसे सब कुछ घूमने के बाद में किधर आ गया, माइकल पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल पे आ गया। बता भाई, 5 ही फोर्सेस थे। नोटबुक का जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ शांति से, बुक नोटबुक सब ठीक है, थिंक अबाउट इन योर ब्रेन। 5 फोर्सेस क्या क्या थे? अरे 5 फोर्सेस क्या क्या थे? यूजलेस पब्लिक, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता है यार, rival sellers, buyers bargaining power, suppliers bargaining power, threat of new entrants and substitutes। इधर कौन से वाले के बारे में बात कर रहा है? बायर के बारे में बात कर रहा है क्या? सेलर के बारे में बात कर रहा है क्या? कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है ना? अभी सोचो, कंपटीशन में 2 ही रिस्क है मेरे लिए। इज इट टॉकिंग अबाउट सब्सटीट्यूट्स और माई एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स? अरे तू सोचो ना, पढ़ो ना, क्या है तुम बताओ मेरे को क्या बताए। अब यार ये दोनों बैग्स अलग अलग है, मतलब इट इज इनडायरेक्टली यू थिंक देयर इज अ थ्रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट। बराबर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूट्स आर द हिडन कॉम्पिटिटर्स। कभी कभी सब्स्टिट्यूट इतने पावरफुल हो सकते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस आपको इस 3 मार्क के आंसर के लिए पहले ढूंढने का है कि कौन सा फोर्स है, उसके बारे में मस्त 2 या 3 पॉइंट लिखना। मैंने इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हालांकि मैंने फोकस 2 ही चीज पे करना चाहिए था, बाकी 3 लिखा, मैंने फिर भी लिखा है तुमको आंसर। चलो आंसर देखो, तुम्हारा नोटबुक पे जाओ, रीड दिस आंसर। सिंपल सा आंसर है, इको कैरी बैग फेसेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम पेपर एंड ओल्ड क्लॉथ बैग, दे फॉल अंडर द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। पेपर एंड क्लॉथ बैग आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रिसाइकल बैग as they perform the same function. Substitute products, अब थोड़ा उसके बारे में लिखिएगा, are latent मतलब hidden source of competition, तो hidden word यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, are hidden source of competition in the industry. In many cases they may become a major constituent of the competition, मतलब कभी कभी धीरे धीरे वो क्या बन सकते हैं, मेजर पार्ट बन सकते हैं, मतलब उनका कितना कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए। इसमें बस ढूंढना एंड उसके अराउंड 1-2 पॉइंट लिखना, दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सोचो, इसके लिए कुछ याद करने का जरूरत नहीं था, बस पता होना चाहिए था 5 फोर्सेस होते हैं, वो नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, देन देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। चलो 1 मोर क्वेश्चन, आएंगे एमसीक्यू पे आएंगे, डोंट वरी, पहले थोड़े ढंग के दिमाग चला लिए ट्राई करते हैं। बेबी टर्टल is a child's clothing brand that has been created a new age demand for washable diapers। क्या क्या सोचते हैं यार, मतलब ठीक है, अभी कुछ भी लिखने का इनको। The major benefit of the brand has been that not many companies have shown interest in the product।
thinking it is not viable. However, consumers, majorly working mothers, are loving their product. The core material needed for production is also used in many other waterproofing products in various industries. Baby Turtle sources this material from a renowned supplier at a comparatively low prices. मतलब renowned supplier और prices भी कम है. Which of the 5 force of competitive pressure would Baby Turtle experience due to above setup? अरे 5 फोर्सेस याद है क्या? इधर ये कोई राइवल्स के बारे में बात कर रहा है क्या? क्या ये आपके कोई सब्स्टिट्यूट या न्यू एंट्रेंट का बात कर रहा है? इज इट फोकसिंग ऑन द सप्लायर? क्योंकि सप्लायर है ना आपका कोर. अरे खुद वर्ड यूज किया उसने, रिनाउंड सप्लायर. देखो कौन इस सेटअप में आपको क्या लगता है सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा? एंड व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट क्रिएट सच प्रेशर फॉर अ प्रोडक्ट? डू यू थिंक बेबी शार्क, टर्टल का शार्क बना दिया, has an advantage in some way to fight off this pressure? Pressure related दो ही वर्ड था, buyers bargaining power and suppliers bargaining power. इधर बायर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, सप्लायर के बारे में बात कर रहा है क्या? Is it talking about suppliers bargaining power? याद करो आपको कुछ लिखाया था, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा कब होता है? जब सप्लायर कुछ ऐसा सप्लाई कर रहा है जो यूनिक है, and the number of suppliers are lesser than the number of buyers. याद आया क्या? सब लिखवाया हुआ तुमको ये. तो इधर ये बोलने का ट्राई कर रहा है तुम्हारा एक रिनाउंड सप्लायर है. क्या है? एक रिनाउंड सप्लायर जो कंपेरेटिवली किस प्राइस पे दे रहा है? लो प्राइस पे. तो क्या यहां पे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर इज अ इंपॉर्टेंट प्रेशर फॉर यू टू एनालाइज? यस. क्वेश्चन ये है आपके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा? बेबी टर्टल के लिए उन्होंने देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया है. अरे सुन लो यार, देखो, द कोर मटीरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज. मतलब जो आप सप्लायर से खरीद रहे हो वो बाकी जगह भी काम में आता है. जो आप सप्लायर से खरीद रहे हो वो बाकी जगह भी काम में आता है. और आप करंटली किससे सोर्स कर रहे हो? ये एक रिनाउंड सप्लायर से एट अ कंपैरेटिवली लो प्राइसेस. मतलब आपको एक बढ़िया सप्लायर मिला हुआ है, आपको बढ़िया प्राइसिंग भी मिल रहा है. तो कैन आई से माइकल पोर्टर का 5 फोर्स में से दिस इज योर सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, एंड कंपैरेटिवली आपके ऊपर सप्लायर का इतना बार्गेनिंग पावर नहीं आएगा. देखो यहां पर ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं एंड दोनों आंसर सही आएंगे, बट आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए. क्यों सप्लायर का इतना बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा? क्योंकि सेम मटेरियल बाकी इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है. मतलब एक ही सप्लायर नहीं होगा, देयर कैन बी मोर सप्लायर्स. तो कहना है इसे सप्लायर अपना ज्यादा बार्गेनिंग मेरे पे इसलिए नहीं लगा सकता है क्योंकि देयर आर गोइंग टू बी अदर प्लेयर्स हु आर अवेलेबल. सो आई विल हैव एन यू कैन से ऑल्टरनेटिव सप्लायर का ऑप्शन, सो दे कैन नॉट एक्सरसाइज देयर बार्गेनिंग पावर ओवर मी. दिस इज वन पॉइंट ऑफ व्यू. अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एक रिनाउंड सप्लायर है. Now think, there can be a situation, maybe there are only very few suppliers and supplier के लिए डिमांड और भी इंडस्ट्री से आ रही है. तो क्या ये सप्लायर तुमसे ज्यादा बार्गेनिंग भी कर सकता है? हाँ. तो कैन आई से यू हैव टू चूज अ साइड एंड देन सपोर्ट योर साइड ऑफ आंसर. इसमें असम्पशन है भाई, इसमें कोई आंसर, देयर इज नो राइट आंसर. राइट आंसर इज चूजिंग द राइट फोर्स. उसके बाद यू हैव टू पुट योर अजम्पशन एंड देन सपोर्ट योर अजम्पशन की प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा. एंड ऑब्वियसली उसको आपको लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा. दोनों चीजें पॉसिबल है क्योंकि इसने वर्ड यहां पे रिनाउंड सप्लायर यूज कर लिया है एंड उसने खुद बोला है कि बाकी इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है. आई यू अंडरस्टैंडिंग बोथ द पॉइंट ऑफ व्यूज? ऐसे सिनेरियोज में जनरली देयर आर ऑल्टरनेटिव आंसर्स इन द सजेस्टेड आंसर. दे विल रेस्पेक्ट बोथ, बट यू शुड एटलीस्ट आइडेंटिफाई विच फोर्स. वो तो खुद बोल दिया सप्लायर उसने यार. पहले आंसर पढ़ो. अरे पहले आंसर तो पढ़ो बेटा. बेबी टर्टल वुड एक्सपीरियंस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर as a competitive pressure for their washable diaper product. This is because the core material is sourced from a single supplier who is renowned and can be in a position to create the pressure. देखो other factors. Sir, other factors which are important, these products are also crucial to the buyer
एंड याद करो ये जनरली जनरल कंटेंट लिख रहा है, जनरली अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है एंड बायर के लिए प्रोडक्ट क्रूशियल है या स्विचिंग कॉस्ट बहुत महंगा है। अरे आपको लिखवाया है मैंने सब कुछ आंसर, यहां पर वो कोई अजम्पशन नहीं लगा रहा, जनरल पहले पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है कि जनरली सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होता है। अब यहां बोलो एन एडवांटेज दैट बेबी टर्टल हैज that even though material required has no substitutes but it is used to make other products and thus there are many other suppliers, ये उसका assumption है। तुम बोल सकते हो maybe there are only few suppliers and there are more number of consumers. That's how case studies are answered. They give you a situation, you pick that out of 5 forces what is the force, and then you try to assume that if this is the situation this should be the answer, if this is the situation this should be the answer. पढ़िए, इट माइट अफेक्ट देयर ऑपरेशंस इन शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्गर रन कोई फाइट नहीं होगा बिकॉज उनको दूसरे सप्लायर मिल जाएंगे। ये उनका assumption है। उल्टा भी हो सकता है, उनका उन पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा बिकॉज सेम प्रोडक्ट का डिमांड बाकी इंडस्ट्री से भी आ रहा है। अब बोल, समझा क्या? बोल। सप्लायर के लिए वर्ड है वो, अरे क्वेश्चन पर ढंग से। बेबी टर्टल सोर्सेस दिस, सोर्सेस मतलब प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर एट अ लो प्राइस। तो बायर बार्गेनिंग किधर से आएगा? बायर मतलब तेरा कस्टमर होगा बेटा। तू एनालिसिस बेबी टर्टल के लिए कर रहा है, सप्लायर के लिए कर रहा है? बेबी टर्टल के लिए, सप्लायर का नाम भी नहीं है। तो मतलब मेरे लिए सप्लायर क्या है? थर्ड पार्टी हो गया। तो मेरे लिए सप्लायर का बार्गेन, थिंक टुवर्ड्स मी, यू आर एनालिस्ट फॉर बेबी टर्टल। उस देखो ना, डू यू थिंक बेबी शार्क विल हैव एन एडवांटेज? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिमाग क्या चल रहा है? समझा क्या तुमको? अरे हाँ या ना? मजा आया क्या? यू कैन राइट बोथ द पर्सपेक्टिव ऑल्सो, यस, कोई दिक्कत वाला। यार तुम क्या हो? मैं वेस्ट, आई एम डिस्कसिंग दिस फॉर यू, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है। ये तुम्हारे काम के लिए बेटा, वो क्वेश्चन जब पूछेगा पता भी नहीं चलेगा पढ़ना क्या है। अब तुम समझो कि तुमको जो अप्रोच से समझाया है, पहले ढंग से बोला है, ये सुनो समझो फिर लिखो। इट वॉज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट इट वॉज वेरी वेल थॉट कि तुमको उस तरीके से अगर सुनने को मिलेगा तो शायद ये समझ में आएंगे, वरना कितना भी 5 वर्ड्स याद करके जा, समझेगा भी नहीं लिखना कौन सा है। 5 वर्ड्स लिखते बैठने का, 1 2 3 4 5। समझा क्या? शांति से वही बोल रहा हूं, सुनो, ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट। चलो कोई एमसीक्यूज रहेंगे तो देखते हैं। अरे है ना? चलो नंबर 1। मैं यार ये नहीं, आई एम नॉट, ये बकवास है। कौन सा आंसर है? ये इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है यार, ये बकवास है। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ, और एडवांटेज, स्ट्रेटेजी, एक्यूमेन, इंटेलिजेंस। ये दोनों तो सेम ही होता है। ये एडवांटेज नहीं हो सकता है, स्ट्रेटेजी भी नहीं हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है भाई, दोनों सेम ही होता है। अब वो सेंटेंस में जो मैच होगा वो मैच होगा। समझेगा मेरा बात? मतलब उनके मॉड्यूल के अंदर सेंटेंस में जो वर्ड रहेगा वो रहेगा, मेरे को भी नहीं पता है। तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से बुक के अंदर, ये बुक में मिलेगा भाई। ऐसा एक आध सेंटेंस में आया तो मेरे को सही। अरे एक्यूमेन और इंटेलिजेंस दोनों सेम ही है, इट्स अबाउट योर थॉट प्रोसेस। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्यूमेन भी सही हो सकता है। हाँ वो मॉड्यूल में लिखा हुआ रहेगा इसलिए। हाँ तो अभी ऐसा एक आध क्वेश्चन अगर रहेगा उसके लिए तुम्हारी किस्मत है, तुमने वो सेंटेंस पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, और तुम्हारा तुक्का लगाने का कैपेबिलिटी। सब मेरे को एक्यूमेन बढ़िया लगेगा, मैं वो लिख के जाएगा, मेरे को 0 आएगा इस क्वेश्चन में। Number 3, the term pestle analysis is used to describe a framework for analyzing. कौन सा वाला बोलो? Number 4, अरे होशियारी मत करो। Attractiveness of firm while conducting industry analysis should be seen in relative terms. बताया था ना, it is not same for everyone. किसी के लिए $100 million बहुत अच्छा लगेगा, किसी के लिए $100 billion भी छोटा लगेगा। बताया था, बोला था नोट के अंदर कुछ लिखा हुआ पढ़ लो चुपचाप, वो पढ़ते नहीं हो। नंबर 5, विच इज नॉट वन ऑफ द माइकल पोर्टर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। न्यू एंट्रेंट तो है, राइवल अमंग है, ओहो यूनियन का बार्गेनिंग पावर। ऑब्वियसली आंसर सी रहेगा, समझ गया होगा। नंबर 6,
Which of the following constitute demographic environment? Nature of economy, size, composition, fiscal. Obviously population के बारे में बात करेगा. All are elements of macro. क्या लिखता है यार? मतलब all are the elements of macro except क्या नहीं रहेगा? अरे पेस्टल सोचो ना, पी के अंदर पॉलिटिकल आता है, एस सोसाइटी आता है ना, टेक्नोलॉजी आता है, क्या नहीं आता है? कॉम्पिटिटर विल बी योर माइक्रो एनवायरमेंट. बताया ना आपको ये चीज. नंबर 8, द एम्फोसिस ऑन प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी हाई, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इज लो एंड द मार्केट ग्रोथ रेट इज लो. अरे हाँ, ये दिमाग लगाओ, 4 स्टेजेस हैं. देखो क्या बोल रहे हैं. कंपटीशन का इंटेंसिटी कम है, सो इट कैन बी ईदर इंट्रोडक्शन और मेच्योरिटी. ग्रोथ में तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा. एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज ऑल्सो लो. इट कैन स्टिल बी इंट्रोडक्शन और मेच्योरिटी. बट ऊपर तो एक वर्ड बोला है, प्रोडक्ट डिजाइन पे ज्यादा फोकस है. कैन आई से डिजाइन हमेशा इंट्रोडक्शन फेज में दिमाग लगा, मेच्योरिटी में डिजाइन में क्या को दिमाग लगाओगे यार? आंसर शुड बी योर इंट्रोडक्शन. इज दैट क्लियर टू यू? समझा क्या? मतलब चैप्टर थोड़ा समझ में आया ऐसा मेरे को लगता है. दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2.